आप सबको पता ही होगा कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हाईली स्कोरिंग चैप्टर है और नीट चूँकि अभी नज़दीक है तो हम लोगों को इस चैप्टर का PYQ ज़रूर बनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2025 से लेकर के जो भी पुराने 30 ईयर्स 45 ईयर्स जो भी MTG में दिए होते हैं क्वेश्चंस, उनको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सबने बना ही लिया होगा। इन केस आपको हेल्प मिलेगा इससे, आप इसको पूरा कंटिन्यूसली देखिए, या फिर अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप इसको आगे स्क्रॉल करके वो भी चीज़ देख सकते हो। ठीक, चलो भैया तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आया हुआ है 2024 में पूछा गया था और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द फेट ऑफ एनी पीस ऑफ DNA। कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा है DNA का जिसमें कोई एक है जीन जो तुम्हारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वो है तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और तुमने क्या किया, उस जीन को ट्रांसफ़र किया है किसी एलियन ऑर्गेनिज्म में। यानी कि कोई भी एक अजीब सा सेल है, एलियन सेल है, इसमें तुमने बाहर से कोई भी एक पर्टिकुलर जीन को लेकर के ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया है, तो क्या होगा, उसी का वो क्या पूछ रहा है, फेट क्या होगा। तो ये तो NCERT में डिटेल से बताया ही हुआ है कि ये जो है एक छोटा सा जीन है, तो अगर इसको रैंडम किसी भी सेल में ऐसा ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो है अपने आप को एक्सप्रेस इस पर्टिकुलर सेल में नहीं कर पाएगा। जब तक हम इस पर्टिकुलर जीन को इसके अंदर जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो किसी ना किसी क्रोमोजोम का पार्ट बना के ट्रांसफ़र करेंगे, तभी जाकर के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। क्योंकि हम किसी भी क्रोमोजोम का अगर पार्ट बना के भेजेंगे तो उस क्रोमोजोम में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा और ORI के हेल्प से ही ये अपने आप को आगे रेप्लिकेट कर पाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है अल्टीमेटली करेक्ट पूछ रहा है कि क्या करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो द फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है द पीस ऑफ DNA वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द सेल, इन द प्रोजेनी सेल। तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि हम एक जीन का टुकड़ा डाल रहे हैं, अपने आप को आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा है कि इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। अगर हम लोग चाहें कि इसको हम किसी वेक्टर का पार्ट बना करके वेक्टर के साथ इस जीन को इनकॉपरेट करके भेजे तो दिस कैन बी पॉसिबल, बट ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है कि वो जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट में चला ही जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में पढ़ते हैं इट मे मल्टीप्लाई एंड इट मे गेट इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट DNA। तो अगर हम ये वाला चीज़ अगर मानते हैं कि हम जीनोम में ही जोड़ के अपने से यानी आर्टिफिशियली भेज रहे हैं, तब जाके थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो ये दोनों अगर साथ में सही होगा तो B और C कहीं ना कहीं सही दिया हुआ होगा, जो यहाँ पे दिख भी रहा है। चौथा भी पढ़ लेते थे, एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम एंड इट शोज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। तो क्या ये जीन यहाँ पे तो एलिमिनेट करके बनाना सबसे सही होगा। क्या देखो यार, जो भी जीन तुम डाल रहे हो क्या वो रेप्लिकेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जिसमें भी E ऑप्शन है उसको तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर देते हैं, बचा A एंड B, B एंड C। तो हम लोगों को चेक कर लेना है कि A सही है तो हम A में टिक मारेंगे ऑप्शन में, और अगर A सही नहीं है तो हम डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन में टिक मार देंगे। एलिमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। जितना मैंने पढ़ा उतना पढ़ना भी नहीं है। तो ये वाला चीज़ मैंने अभी तुरंत बताया है कि वो पर्टिकुलर पीस ऑफ DNA इंडिपेंडेंटली अपने आप को इस पर्टिकुलर जिस भी सेल में इसको डाला गया है उसके प्रोजेनीज में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यही ना पहला ऑप्शन जो यहाँ पे गलत है, A गलत है, तो हम सीधे ऑप्शन नंबर C में टिक मारेंगे। जो मैंने बोला भी था कि हाँ, अगर हम चाहें तो मैनिपुलेट करके इसको हम जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट के साथ जोड़ सकते हैं और तब जाके आगे मल्टीप्लाई करेगा और फिर इनहेरिट हो सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो द फॉलोइंग कैन एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर। ये बहुत आसान सवाल है। मॉलिक्यूलर सीजर की तरह कौन काम करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं। इसके लिए तो यार अलग से एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। सिक्स नंबर क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यार रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक ही वो रीजन था जिससे हम जेनेटिकली इंजीनियर कर पा रहे हैं, बाकी सारे ऑप्शंस तो कोई वैसे है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जीन क्लोनिंग में हम किसको यूज़ करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि प्लाज्मिड चूंकि एक वेक्टर है तो वेक्टर को हम आगे यूज़ करते हैं ना जीन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए, क्लोनिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मैनिपुलेशन ऑफ DNA इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ। तो हम कैसे मैनिपुलेट कर पाते हैं, तो सबसे पहले मैनिपुलेट करने के लिए कट करने वाला एंजाइम होना चाहिए, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज द बेस्ट ऑप्शन ओवर है। तब तो तुम जोड़ोगे इसके हेल्प से, DNA लाइगेज की हेल्प से। बैक्टीरिया जनरली यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस, बहुत ही आसान सा सवाल है यहाँ पे। विच इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ क्या रिलेटेड है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ क्या चीज़ रिलेटेड है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा हमारा प्लाज्मिड रिलेटेड है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए वेक्टर का काम करता है। नेक्स्ट है DNA मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग, है ना, मतलब किस DNA के साथ तुम उसको अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करते हो, तो उसका आंसर क्या होगा, वेक्टर के साथ ऐड करते हैं। बहुत आसान सवाल आया हुआ यहाँ पे 2015 में। द कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ कट करने वाला एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, विच इज केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग। तो गलत क्या है, तो गलत जो है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा, ऑप्शन नंबर B गलत है। वेक्टर DNA कोई भी ट्रांसफर RNA सिंथेसिस का साइट नहीं होता।
जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, क्यों ये पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, है ना, बैक्टीरिया के अंदर से निकाल करके उसको हम इन विट्रो यानी लैबोरेटरी में यूज करना जान चुके हैं, सीख चुके हैं। तो उसी की वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो पॉसिबल हो पाया है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हेन साइंटिस्ट मेक अ एनिमल सुपीरियर बाय व्यू ऑफ जीनोटाइप, है ना, इंट्रोड्यूसिंग सम फॉरेन जीन्स इन इट, तो उसको हम किस चीज़ में डालेंगे? तो उसको हम किस चीज़ में डालेंगे? जीन को ही मैनिपुलेट करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में डालेंगे। विच ऑर्गेनल इज रिलेटेड विथ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है प्लाज्मिड, बट प्लाज्मिड कोई ऑर्गेनल नहीं है, तो विच इज रिलेटेड विथ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इस इतने पुराने सवाल में हम उतना एक्यूरेसी नहीं ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो गया है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक से, है ना, टॉपिक वाइज यहाँ पे हर ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पे आते हैं तो देखो यहाँ पे बोल रहा है, देख भाई यहाँ पे तेरे को एक प्लाज्मिड दिया हुआ है। अब इस प्लाज्मिड में तुमको एक बाहर से एलियन पीस ऑफ डीएनए को इस पर्टिकुलर साइट पे यानी E-CoR1 साइट पे ऐड करना है। तुम देख पाओगे कि इस E-CoR1 साइट जो है ये किस जीन पे है? ये इस जीन पे है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए कोड करता है। तो अगर हम अपना फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये जो जीन था जिसमें मैंने बाहर से जीन लाके ऐड किया, है ना, तो ये पर्टिकुलर डीएनए का जो सेगमेंट था जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बना सकता था वो अब बना नहीं पाएगा, है ना। तो जो अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया है तो क्या होगा, वही पूछ रहा है। तो देखो यार, अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बना पाता तो ये क्या करता कि ये गैलेक्टोज को, है ना, मतलब लैक्टोज को तोड़ देता ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और हम लोगों को ब्लू कलर्ड कॉलोनीज देखने को मिलती। लेकिन अगर हमने जोड़ दिया है तो हमको ये पर्टिकुलर चीज देखने को नहीं मिलेगी, ब्लू कॉलोनी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एंजाइम भी नहीं बनेगा। तो अगर हमको रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करना है तो कौन सी कॉलोनी को तुम जो है वो सेलेक्ट करोगे? तो तुम यहाँ पे जो है ब्लू वाली कॉलोनी को सेलेक्ट नहीं करोगे, तुम कौन सी कॉलोनी को सेलेक्ट करोगे? तुम व्हाइट वाली कॉलोनी को यहाँ पे, है ना, क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आधा है तो हम इसको इग्नोर करते हुए इस क्वेश्चन पे आते हैं। द डीएनए फ्रैगमेंट्स जो एक्सट्रैक्ट हुए हैं फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सही बात है, जो टुकड़े हम जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग अलग करते हैं उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए ही यूज करते हैं। और जितना छोटा होगा डीएनए फ्रेगमेंट, है ना, वो उतना नज़दीक मिलेगा एनोड के। तो हम सब जानते हैं कि बिल्कुल जो निगेटिवली चार्ज चीज़ें होती हैं जैसे डीएनए है तो वो एनायन है तो वो एनोड की तरफ ही जाएगी, और जितना छोटा होगा वो उतना नज़दीक मिलेगा एनोड की तरफ, सही लिख रहा है, और जितना बड़ा होगा वो वेल के नज़दीक मिलेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सो बोथ स्टेटमेंट इज राइट, both the statements are right. In a chromosome there is a specific DNA sequence which is responsible for initiating replication. It is called as, तो क्या ऐसा चीज़ होता है जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है? तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। गलत क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हिसाब से? तो गलत जो है कि जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अलग करते हैं, क्या हम उनको डायरेक्टली यूवी रेडिएशन में देख सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, हमको पिगमेंट डालना पड़ेगा ना, हमको इथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ेगा ताकि वो ब्राइट ऑरेंज कलर दिखे। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आधा था 15 नंबर, वो यहाँ पूरा दिया हुआ है, देख लो। तो बोल रहा है कि ब्लू और व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। ये वाली बात जो मैंने यहाँ बताया था ना कि अगर ये जीन सही से काम कर रहा है तो ब्लू कलर आएगा, और अगर नहीं काम कर रहा है तो व्हाइट कलर की बैक्टीरियल कॉलोनी मिलेगी। तो वही लिख रहा है कि ब्लू और व्हाइट वाला जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है, वो वाला मेथड डेवलप हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। यानी कि अगर हम लैक्टोज डालेंगे तो उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा और फिर कलर देगा या नहीं देगा, वो वाली चीज़ है। तो गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट अबाउट दिस मेथड, यू हैव टू टेल कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो हम आते हैं द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड। अगर प्लाज्मिड में डीएनए इंसर्ट हो गया है तो ब्लू नहीं व्हाइट कॉलोनी मिलेगी, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द कॉलोनी विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड। ये बात सही है, जिसमें ब्लू कलर नहीं उसमें डीएनए आ चुका है और उनको रिकॉम्बिनेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बी नंबर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। आते हैं हम लोग 19 नंबर पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो भी सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स है, क्या हम उनको डायरेक्टली जो है वो यूवी रेडिएशन में देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं। और शायद ये क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे पीछे में किया भी है, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ, तो ये फर्स्ट होगा। यहाँ पे आते हैं 20 नंबर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएटेड नॉर्मली बाय कटिंग द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए। तो हम जानते हैं कि हम वेक्टर डीएनए को और सोर्स डीएनए को जब तक सेम एंजाइम से कट नहीं करेंगे तब तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। तो सेम एंजाइम मेरे को इसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेलेक्ट द रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम जिसके रेस्ट्रिक्शन साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ऑफ PBr322 में मिलते हैं। तो अगर PBr322 याद है, तुमको पता होगा BAMH1 और SAL1, ये दोनों रेस्ट्रिक्शन साइट हमको टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में देखने को मिलते थे।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉन एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। जीन को आगे क्लोन करने के लिए कौन से एंजाइम नहीं चाहिए? साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, डीएनए म्यूटेज और डीएनए रिकॉम्बिनेज नहीं चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, लाइगेज भी चाहिए और डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए। ठीक है, तो कौन से नहीं चाहिए वो पूछ रहा था, तो सी और डी नहीं चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन, विच इज करेक्ट अबाउट ECO-R1। तो ECO-R1 जो है वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस नहीं करता है, वो स्टिकिन प्रोड्यूस करता है, और वो एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोम GAATTC को रिकॉग्नाइज करता है, और वो जो है कट द डीएनए बिटवीन द बेस G एंड A। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये वाला बात सही है, और एक्सोन्यूक्लियस नहीं है, वो इंडो है। सो B, C और D यहाँ पे सही है, B, C और D, ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही है। तो आते हैं यार हम लोग अपने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रेस्ट्रिक्शन साइट। तो ये यार PBR322 का डायग्राम है, जानते हो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और ये ROP जीन है। तो बोल रहा है एक्स और वाई के बारे में सही क्या है वो बताना है। तो क्या जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक? नहीं, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कभी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। द जीन Y इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, ठीक है, एंड Y प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो ये थोड़ा सही लग रहा है। The gene X is for protein involved in replication of plasmid, okay, and Y gives resistance to antibiotic. तो Y does not give resistance to the antibiotic. And gene X is responsible for recognition site. No, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही। आते हैं इस पे 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन में ये मैच द फॉलोइंग लिख रहा है, ओके। सो देख लेते यार, ये जो कैनामाइसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ना, यहाँ पे कैनामाइसिन भी दिया हुआ। चलो ये दोनों में उलझने से अच्छा हम यहाँ पे क्लाव 1 में जाते हैं। तो क्लाव 1 क्या एक तरह का रेस्ट्रिक्शन साइट है। सो बी का 3 होगा जो यहाँ पे 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है। ए में चूज कर लेते हैं या फिर हम सी में भी चूज कर सकते हैं। तो सी में तो खैर फर्स्ट दिया हुआ है डिसार्म जो रेट्रोवायरस है वो एनिमल सेल। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, डी का 4 होगा क्या? तो कैनामाइसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, हाँ बिल्कुल सही, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। और कैनामाइसिन जो है एंटीबायोटिक को डाल करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Upon exposure to UV radiation, DNA stained with ethidium bromide will show bright orange color। ये तो एकदम साफ साफ the tumor inducing plasmid stand for, तो वही पूछ रहा है tumor inducing plasmid। HIND2, तो HIND2 का यार तुमको पता होगा कि HIND2 जो है वो कट करता है कितने बेसेस के बीच में? तो GTTAAC इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है पैलिंड्रोमिक, तो 6 बेस पेयर। Ligation of foreign DNA at which of the following site will result in the loss of tetracycline। तो टेट्रासाइक्लिन का अगर रेजिस्टेंट गायब करना है तो BAM-H1 और सेल 1 वहाँ पे कटिंग साइट थे। अभी आधा क्वेश्चन उस पे आते हैं। इन जीन गन मेथड माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन आर यूज्ड, विच इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रोब जो है वो कोई वेक्टर नहीं है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड का एक पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। आता है यहाँ पे, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में सही क्या नहीं है? ये तो सही है, एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से तो इल्यूशन कहते हैं। जो भी अलग अलग टुकड़े हैं उनको मिथिडियम ब्रोमाइड से क्या करते हैं, है ना, जो है उसको स्टेन करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर बैंड ऑन द जेल। तो क्या ब्लू कलर जो है वो हम लोगों को मिलता है देखने को? नहीं, ब्लू कलर हम लोगों को देखने को जो है वो नहीं मिलता है, वहाँ पे ब्राइट ऑरेंज कलर देखने को मिलता है। तो ये वाला सी वाला गलत है, गलत ही पूछ रहा है, ठीक है। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन जेल व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट, ये भी सही है। यहाँ पे आते हैं पैलिंड्रोम को देखो, ठीक है। तो पैलिंड्रोम को GAATTC, ये वाला चीज़ मेरे को सही लग रहा है, GAATTC वाली बात यहाँ पे सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस? यहाँ पे गलत क्या है? तो गलत क्या है यार, TI प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस यूज फॉर जीन ट्रांसफर इज नॉट पैथोजेनिक टू द प्लांट। तो सही है, अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के कर रहे हैं, पैथोजेनिक वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। इट ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर सेल, ये भी करता है। डिलीवर्स TDNA इनटू प्लांट सेल, चलो ये सारा सही। इट इज यूज टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। तो एक्चुअल में हम लोग अगर इसको यूज कर रहे हैं तो हम लोग तो सिर्फ प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए यूज कर रहे हैं ना, सिर्फ यूकैरियोट में डालने के लिए यूज कर रहे हैं। प्रोकैरियोट में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है क्योंकि खुद प्रोकैरियोट का ही ये प्लाज्मिड है, लेकिन हम लोग बायोटेक में इसको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोम, सही बात है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्टैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, ये भी सही बात है। दोनों सही है, फर्स्ट ऑप्शन। नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, तो अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होगा तो मल्टीपल टुकड़े बन जाएंगे, तो वो एक डिजायरेबल फीचर नहीं है। डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड किस कलर का दिखता है? ब्राइट ऑरेंज। करेक्ट क्या है यहाँ पे? तो करेक्ट क्या है कि
करेक्ट, तो पहला ही है लाइगेज जो है वो जोड़ता है, पॉलीमरेज तोड़ता तो नहीं है, न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट नहीं करता है दोनों स्ट्रैंड्स को, और एक्सोन्यूक्लियस विद इन डीएनए कट नहीं करता, वो साइड से कट करता। EcoR1 का जो पैलिंड्रोम है वो G8TTC है। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इज नोन एज origin of replication. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of ethidium bromide in UV radiation. ठीक है, ethidium bromide in UV radiation. आते हैं अगले पे, प्लाज्मिड PBr322 has a PST1 site in the ampicillin antibiotic resistant gene. तो अगर हम इस एंजाइम को, है ना, इस एंजाइम को PST1 वाले को यूज करेंगे फॉर, है ना, इंसर्टिंग अ जीन for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in E. coli like a strain, तो क्या होगा? तो अगर मैंने एम्पिसिलिन वाले में ही अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है तो वो जो है इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टू द होस्ट सेल. A specific recognition sequence identified by endonuclease to make cut at specific position within the DNA. तो इसका क्या होगा? पैलिंड्रोम. पैलिंड्रोम is a specific recognition sequence which is identified by your endonuclease enzyme and it makes cut at specific position within the DNA. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो गलत क्या है? तो गलत यहाँ पे यही है कि स्टिकी एंड्स जो हैं वो डीएनए लाइगेज से जुड़ जाते हैं. पहले हम बाकी भी देख लेते हैं. ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ, सही बात है. दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोम, सही बात है. दे आर यूजफुल इन जेनेटिक्स, सही बात है. अगर स्टिकी एंड है तो हम लोगों को स्टिकी एंड्स को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप जुड़ जाते हैं ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बन जाता है अपने आप. The following statement describe the characteristic of enzyme restriction endonuclease. Identify the incorrect statement. गलत क्या है? तो गलत क्या है यहाँ पे, किसके बारे में पूछ रहा है? इस एंजाइम के बारे में गलत क्या है? एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोम, सही बात है. एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाई, सही बात है. द एंजाइम बाइंड डीएनए स्पेसिफिक कट ओनली वन ऑफ टू स्ट्रैंड है, गलत बात है, दोनों स्ट्रैंड को कट करता है. सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी जनरेटेड, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है. ठीक है, आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे. गिवन बिलो आर फोर्थ स्टेटमेंट, गलत क्या है? डीएनए निगेटिवली चार्ज है तो इसको हम लोग जो है एनोड की तरफ डालते हैं, यही गलत है. डालते कैथोड की तरफ है, मूव एनोड की तरफ. अच्छा, यहाँ पे इधर भी है, तो पहला जो है वो गलत है. डीएनए फ्रेगमेंट ट्रैवल अलॉन्ग द सरफेस ऑफ जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द मूवमेंट, नहीं, अगर जेल ज़्यादा गाढ़ा होगा तो धीरे धीरे मूव करेगा, तो affect करेगा. Smaller the size of DNA, larger the distance it travels. This is right. This is correct. Pure DNA can be visualized directly by exposing. No, you have to add color as well. तो गलत क्या है वो पूछ रहा है. तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पे गलत है. तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पे गलत है, डी. ठीक है, इस पे आते हैं. विच इज कॉमनली यूज एज अ वेक्टर फॉर ट्रांसफरिंग डीएनए इनटू ह्यूमन सेल. तो ह्यूमन सेल में ट्रांसफर करने के लिए रेट्रोवायरस को यूज करेंगे. DNA fragments separated on agarose gel can be visualized after staining with ethidium bromide. DNA fragments are negatively charged. A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as selectable marker gene, which is a restriction endonuclease. कौन है restriction endonuclease? सामने से दिख रहा है भाई, इतना आसान सवाल है. The introduction of tDNA into plant involves infection of the plant by Agrobacterium tumefaciens. Which vector can clone only a छोटा सा फ्रेगमेंट? तो हम लोग जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वो स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट को ही ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है हमारा प्लाज्मिड. अगले सवाल पे आते हैं. कॉमनली यूज जो वेक्टर है फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर. तो क्या है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ये वाली बात तुम लोग अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़े होंगे. इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो हम 59 को बाद में करेंगे. 59 आगे कहीं ना कहीं होगा ही, इधर है 59. ठीक है. डीएनए फ्रेगमेंट्स निगेटिवली चार्ज, है ना, ये भी अभी हमने बना लिया था. इस पे आते हैं. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन अग्रोज जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? ये वाला बात क्राइटेरिया, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा आगे मूव करेगा. फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड हो, अगर सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? लाइगेज चाहिए. विच इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड? तो ये सिलेबस में नहीं है. EcoR5 इसका आंसर है. और नीट 2016 में जो सेकंड फेज हुआ था उसमें बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल आए थे, तो इन सब में परेशान होने की जरूरत नहीं है. द कॉलोनी ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कलर्ड कॉलोनी ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया. वाई? तो यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं था, बीटा था, है ना, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम नहीं था. नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, ये सही बात है. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज गलत है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा. DNA fragments generated by the restriction endonuclease in a chemical reaction can be separated by
इन केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग जो है मतलब टुकड़े अगर बना ले तो सेपरेट कैसे करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करेंगे। फॉरेन डीएनए है, प्लाज्मिड है, सेम एंजाइम से कट किया तो जोड़ेंगे कैसे, लाइगेज से, ये भी मैंने अभी बना दिया था। What is not a feature of plasmid? What is not a feature? Plasmid is not single stranded. सामने प्लाज्मिड बना डबल स्टैंडर्ड होता है, साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, दिस फिगर को देख लो और फिर क्या पूछ रहा है, PBr32 का फोटो है तो पूछ रहा है सही क्या है, यही पूछ रहा है करेक्ट क्या है, करेक्टली आइडेंटिफाई पूछ रहा है। तो जो है ये तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ना, ये दो सेलेक्टेबल मार्कर जीन तो ये है नहीं, ये दोनों सही, ये दोनों किसका नाम है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अगर एक सिंगल स्ट्रैंड है न्यूक्लिक एसिड का, रेडियो एक्टिव है तो उसको हम प्रोब कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए छोटे छोटे पार्टिकल गोल्ड और टंगस्टन के हम लोग जो है जीन गन के हेल्प से प्लांट सेल में बम्बार्ड करते हैं। बायोलिस्टिक या जीन गन इज सुटेबल फॉर, सो बायोलिस्टिक या जीन गन इज सुटेबल फॉर, इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं पूछ रहा है, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, है ना। तो यहाँ पे यार देखो कुछ बुक्स तुमको सेलेक्टेबल मार्कर भी रखेंगे और कुछ जो है तो कल्चर को फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, तो यहाँ पे दोनों ही सही है, बट एक्चुअल आंसर इज 4। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी मेंशन होता कि हाँ है उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में, और फिर एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो फिर हाँ वो तो सेलेक्ट करने के लिए यूज होगा ही, ठीक है। बट बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। विच द फॉलोइंग कैन बी इजिली कट एट अबाउट मिडिल बाई सम पर्टिकुलर, तो पैलिंड्रोम चूज कर लो, तो पैलिंड्रोम मेरे को GATT से दूर से ही दिखने लगा है जब से बायोटेक पढ़ रहे हैं हम लोग। विच इज यूज एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इनटू हायर ऑर्गेनिज्म, अपने से हायर कोई है नहीं एनिमल से, और एनिमल सेल में ट्रांसफर करने के लिए रेट्रोवायरसेस को यूज करते हैं। DNA RNA टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज नोन एज प्रोब। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम विच कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द DNA मॉलिक्यूल, सो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पैलिंड्रोम पूछ रहा है, GATTC इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, सो स्पेशल ये है कि GATT से दिट इज अ पैलिंड्रोम। EcoR1 जो एंजाइम का नाम है, इसमें CO क्या है, तो कोलाई बैक्टीरिया का जो स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेशीज नेम। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन जेनेटिक इंजीनियरिंग अ DNA सेगमेंट यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू द होस्ट सेल थ्रू अ वेक्टर। So consider the following 4 agents and choose the correct option, ठीक है, जिसको हम वेक्टर की तरह यूज करेंगे। तो क्या तुम वेक्टर के तरह बैक्टीरिया को 1 ओनली को यूज कर सकते हो क्या, नहीं। हाँ, प्लाज्मिड को तुम यूज कर सकते हो, तो प्लाज्मिड ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ दिया हुआ है, और 1 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 होगा बैक्टीरियोफेज को, और प्लाज्मिड को यहाँ पे 2 एंड 4 को यूज कर सकते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड ये है नहीं सिलेबस में, होगा 4th, हटाओ इसको। विच इज कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉरेन DNA इनटू क्रॉप प्लांट, तो क्रॉप प्लांट डाइकॉट प्लांट में हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस को यूज करते हैं। अग्रोज जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल को यूज करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कि जितना छोटा होगा उतना आगे बढ़ेगा, है ना, और जितना बड़ा होगा उतना पीछे रह जाएगा। लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद प्लाज्मिड बिकेम पॉसिबल, तो लिंकिंग बिकेम पॉसिबल बाय द डिस्कवरी ऑफ DNA लाइगेज। DNA को, है ना, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, रैंडमली तो कट नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा। 2 माइक्रोब जो बहुत यूजफुल है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, उनका नाम बताओ, तो उनका नाम जो है भाई ढूंढो यहाँ पे, E. coli और एग्रोबैक्टीरियम, है ना। एंजाइम्स यूज टू जॉइन टुकड़े ऑफ DNA लाइगेज, है ना। अ म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो ये वाला चीज़ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको हटाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कट द DNA फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेसेस, स्पेसिफिक प्लेसेस से कट करता कौन है, कौन सा कट करता है भाई, है ना, इंडोन्यूक्लियस, तो इंडोन्यूक्लियस यहाँ इस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। ये वाला चीज़ भी तुम्हारा सिलेबस में नहीं। आगे बढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, तो ये वाली चीज़ शायद मैंने अभी बताया ही है ना। ये है क्या, सिंथेसाइज बाय द बैक्टीरिया, ताकि वो बैक्टीरियोफेज को कट कर सके, उसके DNA को कट कर सके डिफेंस के लिए। TI प्लाज्मिड ऑफन यूज फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट, तो जो प्लाज्मिड है दिस इज फाउंड इन, तो TI प्लाज्मिड, है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। द मोस्ट थॉरली स्टडी ऑफ नोन बैक्टीरिया प्लांट इंटरैक्शन, है ना, बैक्टीरिया और प्लांट इंटरैक्शन का सबसे ज़्यादा जो थॉरली स्टडीड चीज़ है, तो बायोटेक में हम लोग किसको यहाँ पे, गॉल फॉर्मेशन, क्राउन गॉल डिजीज, है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। प्लाज्मिड हैज़ बीन यूज एज अ वेक्टर, तो बिकॉज it is circular DNA which has capacity to join eukaryotic DNA, no, it can move, yes, it has antibiotic resistance, it can move between prokaryotic and eukaryotic, this is the best option, right, both in replication, फालतू सवाल है ना। the process of replication in plasmid DNA other than initiation,
अदर देन इनिशिएशन इज कंट्रोल बाय बैक्टीरिया। द वैसे सिलेबस में नहीं है, 1999 से हटाओ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अचीव्ड बाय क्लीविंग द प्रो डीएनए, तो क्लीव करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे। बैक्टीरिया यूजफुल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो फिर से इकोलाई और एग्रोबैक्ट, ज़्यादा नहीं बाकी है, बस 3-4 पेज और है ना। तो फिर ये क्या पूछ रहा है, फिर सीक्वेंस पीसीआर में जो है सीक्वेंस में डालो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन से सी ए, तो डी नेचुरेशन, उसके बाद क्या लिख रहा है एनियलिंग, उसके बाद क्या लिख रहा है डी, यानी कि एनियलिंग के बाद हाँ टैग पॉलीमरेज जो है एंजाइम डालेंगे और एक्स्ट्रा जो है न्यूक्लियोटाइड्स डालेंगे। फिर क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, और फिर क्या हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इस पे आते हैं, है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन पीसीआर इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, सही बात है। एंड द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों सही है, बट कोई एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। करेक्ट सीक्वेंस फॉर स्टेप इन पीसीआर, डीनेचुरेशन, एनियलिंग एंड एक्सटेंशन। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल precipitates out DNA. What is incorrect? Bioreactor provides optimum growth condition for achieving desired product. सही. Most common used bioreactor stirring type, सही. Bioreactor used to produce small scale bacterial culture, गलत. Large scale में हम लोग use करते हैं. Which is not an application of PCR. So PCR का application क्या नहीं है, तो प्रोटीन को थोड़ी आइसोलेट करता है, बाकी म्यूटेशन हुआ है उसको चेक कर सकता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकता है ना, कोई बीमारी को डायग्नोस कर सकता है, जीन एम्प्लीफिकेशन कर सकता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं हुआ मेंटेन, तो कौन सा प्रोसेस है जो सबसे पहले इफेक्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर जब हम रखते हैं तो हम डीनेचुरेशन कराते हैं, तो डीनेचुरेशन ही इफेक्ट होगा अगर ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ। मैच कर लेना है भाई, मैच कर लेते हैं एक बार फटाक से। तो बीटी क्रॉप क्राई प्रोटीन, तो ए का 4 होगा, यहाँ एक ही में है, आगे बढ़ते हैं, सीधी बात। स्टर टैग बायोरिएक्टर डिजाइन फॉर मिलाते हैं ऑक्सीजन अवेलेबल रहे इसीलिए। नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, एक्सप्रेशन, बाकी सेपरेट करना, प्रिजर्व करना, प्यूरिफाई करना, ये सब डाउन स्ट्रीमिंग में होता है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, नाम ही है थर्मस एक्वेटिकस। एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग साउदर्न ब्लॉटन टेक्निक डज नॉट यूज, तो ये सारी चीज़ें देख लो क्या लिख रहा है, क्रोमोसोमल डीएनए की एनालिसिस, है ना। साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट इंक्लूड पीसीआर, है ना। अगर क्रोमोसोम के डीएनए को अगर हम जो है एनालिसिस कर रहे हैं तो ब्लॉटिंग ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे ही, है ना। ठीक है, जो अगला सवाल है हमारा एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, तो ये वाली चीज़ जो है ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस का है। इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये वाली चीज़ भी तुम्हारी जो है अगर क्लोनल प्रोपगेशन करना पीसीआर, लेकिन ये सब इस चैप्टर का है नहीं, आगे बढ़ते हैं। डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, चिल्ड इथेनॉल डाल करके होगा प्रेसिपिटेशन, है ना। विच इक्विपमेंट इज एसेंशियल फॉर ग्रोइंग माइक्रोब ऑन लार्ज स्केल, बायोरिएक्टर। पीसीआर का करेक्ट स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन, एनियलिंग, एक्सटेंशन, ये जो चारों है। तो इसमें प्रोसेस ऑफ सेपरेट करना, प्यूरिफाई करना, इसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। नॉट करेक्टली मैच, गलत क्या है, एल्गी का सेल वॉल कभी भी मिथाइलेज एंजाइम से नहीं टूटेगा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए करने के लिए चिल्ड इथेनॉल को ऐड करते हैं डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए। ये वाली चीज़ भी आपकी जो है वो आगे जा करके, यानी कि बायोटेक का नहीं, इसमें डिटेल्स आपको पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूजिंग पीसीआर, यूज्ड इन पीसीआर, है ना। तो क्या यहाँ पे लिखना होगा कि ये जो हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ किया है वो हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है। एंड आई गेस दिस इज द लास्ट स्लाइड, यस दिस वन इज द लास्ट स्लाइड। तो बोल रहा है इस फोटो को देख लो और बताओ कि क्या बी डीनेचुरेशन है, क्या ये डीनेचुरेशन है, नहीं, ए डीनेचुरेशन था। ए डीनेचुरेशन है 50 डिग्री पे, नहीं, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। सी एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ये सही लग रहा है भाई। ए तो एनियलिंग नहीं, वो डीनेचुरेशन। और मिलाने वाला बायोरिएक्टर इज डिजाइन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। सो दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम 2025, लास्ट ईयर से लेकर के, यार तुमने देखा 1996 ये सब के भी सवाल थे। सो अगर तुमने चैप्टर पहले पढ़ लिया है तभी जाके तुमको ये वाला जो वीडियो है वो समझ में आएगा। और पीवाईक्यू तो तभी लगाने चाहिए जब तुमको चैप्टर पूरा पता हो। तो अभी चैप्टर पढ़ लिया है, रिवीजन का टाइम है, पीवाईक्यू लगाते रहो, सॉल्व करते रहो, और जितनी बार हो सके उतना बार लगाओ। अगर कोई डाउट है तो उसको लिख लो, कहीं पे जाके काम में आएगा, और यही तुम्हारा नीट का मार्क्स बूस्ट करेगा। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, राइट। पढ़ते रहो और पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो हर एक सब्जेक्ट का।